स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे नेता को जो हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं। एक ऐसे नेता जो एक जमाने में मिलिटेंट थे और आज महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। प्लीज वेलकम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक। और यासीन मलिक पर आज के खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है इंटरनेशनल फेम के जाने माने पत्रकार जावेद नकवी को। जावेद नकवी साहब, आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज जावेद नकवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम सफाई मांगे यासीन मलिक से। एक नजर डालेंगे यासीन मलिक के पॉलिटिकल करियर पर। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर के उन अलगाववादी नेताओं में शामिल हैं जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मिलने के लिए बुलाया था। भारत सरकार ने ऐसे नेताओं की मुलाकात पर एतराज जताते हुए पाकिस्तान से होने वाली बातचीत पर रोक लगा दी। यासीन मलिक एक जमाने में मिलिटेंट लीडर थे। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर थे। यासीन मलिक ने पाकिस्तान में बने ट्रेनिंग कैंप में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। यासीन मलिक 6 साल से ज्यादा वक्त जेलों या इंटेरोगेशन सेंटर्स में काट चुके हैं, लेकिन 1995 में यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। अब यासीन मलिक शांति के रास्ते से कश्मीर समस्या का हल निकालने की कोशिश में लगे हैं। JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम यासीन मलिक पर। आपकी अदालत में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जाम है कि ये शांति के दुश्मन हैं। यासीन साहब, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नवाज शरीफ को हिंदुस्तान बुलाया तो अपनी तरफ से एक शांति का रास्ता, पीस प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने। आपने पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। जी, हमने पीस प्रोसेस को स्पॉइल नहीं किया, बल्कि हम पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहते, क्योंकि पीस प्रोसेस का मतलब क्या है, जितने भी पाकिस्तान से जो भी आया, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर आए या फॉरेन सेक्रेटरीज आए, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों से बातें की और हिंदुस्तानी स्टेट ने उसको फैसिलिटेट। लेकिन निजाम बदल गया, आप समझे नहीं। अभी नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने इस बार सेपरेटिस्ट को नहीं बुलाया। देखिए, निज़ाम नहीं बदला है, पॉलिसी बदली है। जो निज़ाम में नया कैप्टन आया है, हालांकि यही बीजेपी की टीम थी, प्लेयर सब यही थे, लेकिन इन्होंने कश्मीरियों से बातचीत भी की, इन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की और खुल्लम खुल्ला कहा कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो इस टीम का कैप्टन बदल गया, उस टीम के कैप्टन का वाजिया मौक़िफ़ है, मुझे कश्मीर पे किसी किस्म की बात ही नहीं। और ये बात हमको समझ में आई और हम लोगों को अपनी ही तहरीक को मजबूत करना है। बातचीत के अमल में कोई, प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि कश्मीर पर किसी से बात नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर से पाकिस्तान पर बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जैसे सेपरेटिस्ट का कोई रोल नहीं है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो वो ये कहे जो इससे पहले 7 प्राइम मिनिस्टर थे, उन सबों ने गलत प्रेसिडेंस इख्तियार की थी, उन्होंने गलत फैसले किए। क्या नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए तैयार हैं कि जो मेरे पहले से 7 प्राइम मिनिस्टर पिछले 24 साल में आए हैं, उन सब के फैसले गलत थे, मैं जो फैसला कर रहा हूँ वही सही फैसला। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप एक तरफ यासीन मलिक के साथ बात करें, दूसरी तरफ हमसे बात करें, ये अब नहीं चलेगा, ये वक्त बदल गया है। ये उसके लिए वक्त बदला क्योंकि ये उसका मौक़िफ़ है, अपना ज़ाती मौक़िफ़। वो इस मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने कश्मीरियों को मैसेज दी हैं। आपको ये ठीक लगेगा कि बलूचिस्तान में जो लोग सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में विद्रोह के लोग हैं, उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है।
इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको लोगों ने चुना है, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक ही फैसला है कि मुझे हार्ड लाइन लेनी है, और हम कश्मीरियों को हम कश्मीरी उसके लिए तैयार हैं, और हम अपनी ही मूवमेंट कश्मीरियों के लिए हार्ड लाइन नहीं लेनी है। वो कहते हैं ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। देखिए, 2003 में मैंने जॉइंट लव लेटर लिखा था पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये पहला जॉइंट लव लेटर था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आर्टिकल लिखा, और उसने ये लिखा, वी शुड इग्नोर बीटन ट्रैक्स एंड फाइंड आउट द न्यू इनोवेटिव वेज टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। उसने भी यही बात की कि मुझे मसले कश्मीर। आप कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी वाजपेयी जी की बात करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस समय एक सख्त आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? मैं यही कह रहा हूं कि आज यहाँ ना नेहरू है ना अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मैं सख्त तरीन लाइन लेकर शायद कश्मीर की तहरीक को ख़त्म कर सकता हूँ। दुनिया की तवारीख गवाह हैं, फौजी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी कौम को आज तक दबाया नहीं जा सकता, किसी भी तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे लिए भी इम्तिहान है जो मोदी जी यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह हम भी दीवाने हैं, हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अलगाववादियों के साथ वॉक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टॉक, ये नहीं हो सकता। देखिए, या तो हमसे बात कर लीजिए या फिर यासीन मलिक से बात कर लीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग भी दीवाने हैं, तो वो अगर जुल्म करना चाहते हैं वो जी भर के करे। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊँ। पाकिस्तान हेरात में हिंदुस्तान के ऑफिस पर हमला करता रहे, पाकिस्तान यहाँ बात करने से पहले हफीज सईद को क्लीन चिट देता रहे, फिर भी उससे बात करें? नहीं, देखिए, या तो आप ये कहे कि जो हमने बातचीत कैंसिल की है वो हमने इन इश्यूज पे की। कैंसिल इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान को मना किया गया कि यासीन मलिक से बात मत करो, पाकिस्तान से कहा गया अब्दुल गिलानी साहब से बात मत करो, उसके बावजूद पाकिस्तान ने किया। वही तो आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं कि जो 24 साल से होकर आया था प्रेसिडेंट, हम कहते हैं कि ये बदल दो, तो क्या ये सरकार का मैसेज तो यही है कि जो 24 साल से हो रहा है वो अब नहीं होगा? यासीन साहब, अब सरकार का ये है कि मैंने तो पहले ही कहा, हमारे लिए मैसेज हैं कि जो हैं वो कहते हैं कि आपके लिए फॉर अस हार्ड डेज आर कम, और हम खुदा से दुआ करें कि जो हमारे लिए सख्त तरीन दिन आ रहे हैं हम इंशाल्लाह इसमें सरवाइव करेंगे। मुल्क के लिए तो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो कहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के लिए हमने कभी भी हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ नहीं की, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों हिंदुस्तानी शहरी हैं जो हमारी मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के लिए कोई बद्दुआ करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बात कहूँगा, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है जिसको फैज़ अहमद फैज़ ने 2 लाइनों में बंद किया है। निसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई सर उठा के न चले, जो कोई चाहने वाला तेरे तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म व जान बचा के चले। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ऐसा माहौल पैदा करना, लेकिन वो शायद गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, लेकिन हार्ड लाइन अप्रोच से वो किसी कौम को तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते।
चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन मेरे पास इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है यासीन साहब। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद यासीन मलिक पर इल्जामात और सवालात का एक और सवाल। यासीन साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने आपको बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जाम है कि ये पाकिस्तान के इशारों पर चलते हैं। यासीन साहब, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने आपको बुलाया, तुमने पुकारा और हम चले आए। हमको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बुलाया तो हम चले आए। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब रमज़ान सीज़ फायर के बाद RK मिश्रा जी को अपना इंटरलोकेटर बनाया था तो यूनाइटेड हुर्रियत थी, उसने उसके साथ बात की और उसके साथ जो टीम थी, तो हम सारे लोग जो कश्मीरी यूनाइटेड हुर्रियत लीडरशिप थी वो चली आई। तो बेसिकली एक क्रेडिट दे दीजिए कश्मीरी लोगों को, जब जब मुज़ाकरात और ये बताया गया कि हम जी पीस प्रोसेस से मसले को हल करें, तो कश्मीरी लोग दौड़ के। यासीन साहब, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, लेकिन बात करने के लिए बार बार पाकिस्तान भागते हैं। हम दोनों मुल्कों के पास चले जाते हैं कि भाई 1947 से कश्मीरी कौम इस डिस्प्यूट की वजह से तबाह हो चुकी है। कश्मीरी लोगों की एक मुश्तरका आवाज़ है, हम डिस्प्यूट में नहीं रहना चाहते हैं बल्कि कश्मीर के मसले को हल करो। इसलिए हम बार बार पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैं एक वाहिद कश्मीरी लीडर हूँ, शायद कोई मुस्लिम लीडर नहीं मिल सकता है RSS को। मैंने RSS के साथ भी 5 घंटे की तवील मीटिंग की थी 2010 में। यासीन साहब, तो हम उनके पास भी चले आए ताकि कश्मीर के मसले का किसी किस्म का हल निकले। लेकिन आप उस पाकिस्तान से बात करते हैं जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है। देखिए रजत जी, आपको हिंदुस्तान के साथ जब हम इनके बुलावे पे चले आए तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। जब वो बुलाए जिनको आप फ्रीक मानते हैं, मैं तो फ्रीक आप नहीं, कहते हैं, उस वक्त आप कहते हैं आप जी उनके एजेंट हैं, फिर तो पाकिस्तान का भी कोई इसी तरीके से साफी होगा। जब हम हिंदुस्तान जाते हैं वो कहेगा जी आप हिंदुस्तान के यासीन साहब, जो आदमी, तो ये कश्मीरी लोगों की जो ये हालत बनाई गई यासीन साहब, कि भाई यहाँ जाए तो आपको कहेंगे जी हिंदुस्तानी एजेंट, उधर जाएंगे तो आपको कहेंगे पाकिस्तानी साहब, आप एजेंट। भूल रहे हैं, हिंदुस्तान ने कभी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया था, दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, हाफिज सईद लाहौर में घूमता है। ये सब आतंकवादी हैं जो पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं। देखिए, ये जो मामलात हैं, ये मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड हैं। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज़्यादा कंसर्न है तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? या तो हिंदुस्तान का एक वाजिया मौक़िफ़ हो। हिंदुस्तान ने बातचीत कैंसिल की, कश्मीरियों से क्यों मिले? उन्होंने ये नहीं इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, ओसामा बिन लादेन जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे। उन्होंने इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं भी तो, अगर ये मौक़िफ़ मेरा भी यही है, अगर मौक़िफ़ ये है तो फिर तो खुलेआम हिंदुस्तान कहे हमने इन इश्यूज पे बातचीत की है। लेकिन हिंदुस्तान का जो यासीन साहब, मौक़िफ़ है, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ सरकार की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं। जब पाकिस्तान हमारे सैनिक हेमराज को पकड़ लेता है, उसका सिर काट करके बॉडी भेज देता है, पाकिस्तानी सैनिक उसका सिर ले जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है हिंदुस्तान के लोगों को। और आप जब उस पाकिस्तान से बात करते हैं तो बहुत नाराजगी होती है।
जब आपको इस चीज़ पे या हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दर्द होता है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्यों बात कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाया था? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि खुराफात बंद कर दो। देखिए ये परसेप्शंस हैं कि कौन किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। जब पाकिस्तान ये कहता है कि वो यासीन मलिक को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, मॉरल सपोर्ट देता है, तो फिर हिंदुस्तान की सरकार को प्राइम मिनिस्टर को बुला के कहना पड़ता है कि ये काम बंद करो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ और भी मुल्क थे जिनमें अमेरिका, बरतानिया, तो वो भी तो कश्मीरी लोगों से मिलते हैं। यूरोपियन यूनियन के लोग कश्मीरी लोगों लीडरों से मिलते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो उनको भी एंगेज किया हमसे मिलने के लिए। लेकिन जो अपने यहाँ टेररिस्ट को पनाह देते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को जगह देते हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर क्रिएट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लोग कह रहे हैं उनको कैसे भूल जाएंगे, उनसे कैसे बात करेंगे? और आप उनसे बात करते हैं और आप उनसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेते हैं, उनसे मॉरल सपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले तो बात आपने की उनके साथ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले लाहौर गए, उन्होंने बातचीत की नवाज शरीफ के साथ, वहाँ पर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे तकरीर की और मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है मसले कश्मीर को हल कर। उसके बाद उन्होंने कश्मीरियों से बात ये सोच के कि शायद ये अच्छी बातें सुन के कुछ पाकिस्तान को अकल आ जाएगी, तो मैं और वाजपेयी साहब ने इतनी अच्छी बात की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। देखिए मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी इन चीज़ों में मुलविस है तो फिर क्यों हिंदुस्तान उनके साथ बात करनी? मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ बनाए हुए है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि उसने क्यों दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ क्या रखा हुआ है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि क्यों बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है? देखिए आप क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान में जब अब लोग ये कह रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी भी गवर्नमेंट है, देखिए आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए इनका एक परसेप्शन है, मेरा अपना परसेप्शन है, हर एक को बात करने का हक है, ये जो बात कहे ये बात करे। लेकिन मेरा एक सवाल है, हमने जब बंदूक की मूवमेंट शुरू की कश्मीर में, ज़्यादतियों के खिलाफ थी, हालांकि ये मुल्क जो हैं जिस मुल्क में गांधी पैदा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को दर्ज दिया कि अगर मसाइल हैं तो उनको पुरअमन जद्दोजहद से हल करो। लेकिन मामला ये है कि इस गांधी की देश में व्हेन आई ट्राई टू फाइंड आउट इन द लैंड ऑफ गांधी द सोल ऑफ गांधी आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, तो हमको बंदूक की तहरीक शुरू करनी पड़ी। उसके बाद कश्मीर में बंदूक का इनकलाब आया, मैं गिरफ्तार हुआ। उस वक़्त हिंदुस्तान ने अमेरिका को, बरतानिया को, यूरोपियन यूनियन में जेल में था, यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल यूनियन, उनको लाया हमसे बात करने के लिए, हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी को लाया। आप पुरअमन तहरीक शुरू की, हमने पुरअमन तहरीक शुरू की, तब से लेकर अब तक। उसके बाद मेरे 600 साथियों को कत्ल किया गया, मुझे 300 बार उसके बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद मुझे इंट्रागेशन सेंटर में मेरा ये जो राइट ईयर है इसकी हेयरिंग भी ख़त्म हो गई है। मेरे ऊपर 6 जानलेवा हमला हो गए। ये तो सीज़ फायर के बाद भी स्टेट का तशद्दुद, स्टेट का जुल्म। अभी आपने देखा कश्मीरी लोगों ने 2008 में पूरा पुरअमन इनकलाब लाया था। एक ट्रांजिशन हुई थी कश्मीरी कौम की फ्राम वायलेंट मूवमेंट टू नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट। तो उसके ऊपर क्या हुआ? 72 लाशें हमको मिली, 2009 में 45 लाशें हमको मिली, 2010 के इनकलाब में 128 लाशें मिली। ये पुरअमन तहरीक पे फौजी ताकत इस्तेमाल हुई। तो आप जिस कौम को पुरअमन तहरीक में भी बॉडी बैग्स देते हैं तो आप उस कौम को कहीं बंदूक की तरफ तो नहीं धकेल रहे। यासीन साहब, यहाँ पर आपको जुल्म भी दिखता है, बॉडी भी दिखती है, लाशें भी दिखती हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है कुछ नजर नहीं आता। वो यहाँ पर
अजमल कसाब को असला लेकर भेजते हैं और बेगुनाह हिंदुस्तानियों को, मासूम हिंदुस्तानियों को कत्ल करके जाते हैं। आप तो आवाज नहीं उठाते। देखिए, जो बम्बई हुआ, मैं उस वक्त जेल में भी था, बट इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, मैं ही नहीं, कश्मीर में जितने भी तहरीक से जुड़े हुए लीडर छोटे बड़े हैं, जब बम्बई का वाक़ा हुआ सब ने उसको कंडेम किया और सब ने कहा बस काफी हो गया, कंडेम कर दिया, खत्म बात। सब ने ये कहा इट इज़ अ ब्रूटल किलिंग, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अस। उन्होंने तो कत्ल नहीं किया था। मामला ये है कि एक हादसा हुआ जिसमें लोग मारे गए। उस देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनका रिएक्शन क्या है? वो उसको हादसा नहीं मानते, वो हिंदुस्तान पर हमला मानते हैं। एक ब्रूटल किलिंग हुई, एक ब्रूटल किलिंग हुई। और आप उस वक्त के अखबारात निकाल लीजिए। मैं सिर्फ अपने आप की बात नहीं करूंगा, कश्मीर में जितने भी तहरीक के लीडर हैं छोटे बड़े, एक एक ने बम्बई के उस इशू को कंडेम किया और कहा जो मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूं कि जो मुल्क ऐसी ब्रूटल किलिंग करता है, जो मुल्क इस तरह से मासूम लोगों को जान से मारता है, उसके लिए आतंकवादी यहां भेजता है, उससे आप बात करेंगे? वो कश्मीर का मसला हल कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात आप लोग, यही तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का बेसिक कंफ्यूजन क्या है। अगर आपके ये इश्यूज हैं, आपने तो ये नहीं कहा कि ये इश्यूज हैं इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको यकीन है कि मैं बात ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान बात करने के लिए निकला है। कल भी जो MEA की प्रेस ब्रीफिंग आई है, वो कहते हैं कि कश्मीर का फरीक पाकिस्तान है, हम सिर्फ कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। दो सरकारें आपस में क्या करती है उसकी बात नहीं कर रहा। आप उस पाकिस्तान पर यकीन करते हैं जो हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजता है? उस पाकिस्तान पर यकीन करते हैं जो यहाँ मासूमों को इसमें तो यकीन की बात ही नहीं। बात यह है कि आपका जो स्टेट का परसेप्शन क्या है। स्टेट का परसेप्शन यह है कि मुझे जी पाकिस्तान के साथ बात करनी है और मुझे जितने भी मसाइल हैं मुझे उनको हल करना है। जब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तब लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तब वोकेबलरी चेंज हो जाती है, तब इंसान बात ऐसी करता है जिससे बातचीत के माहौल को स्ट्रेंथन किया जाए, न कि बातचीत के माहौल को ड्रेल किया जाए। आपका मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जो पाकिस्तान अपने यहां किलिंग्स नहीं रोक पाया, जिस पाकिस्तान में हर रोज वहां आतंकवाद से लोग मरते हैं, वो पाकिस्तान पहले अपना मसला तो सॉल्व कर ले। देखिए, जो मुल्क अपने मसले को हल नहीं कर पाया, जो मुल्क अपने यहाँ जमहूरियत नहीं बना पाया, देखिए पहले आप क्या हल करेगा? पहले आप ये गलतफहमी निकाल लीजिए। जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, ठीक है, कोई मुल्क सपोर्ट करता है तहरीक को, वो कहते हैं कि हम जी कश्मीर की तहरीक आज़ादी को डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी तहरीक आज़ादी दुनिया में नहीं चल सकती हैं अगर लोग उसके साथ नहीं हैं। ये लोगों की, कश्मीर के लोगों की तहरीक हैं। कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमारे मसले को हल करो। ये पाकिस्तान की तहरीक नहीं है, ये हिंदुस्तान की तहरीक नहीं है, बल्कि कश्मीर के लोगों की तहरीक है। और कश्मीरी लोग ये चाहता हैं कि जो आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपको ये हक दूंगा कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊं, पाकिस्तान के साथ जाऊं या आज़ाद रहूं, मुझे वो जमहूरी हक। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप उस सवाल को टाल रहे हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका, वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसके अपने मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उसके आपस के अपने उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, न पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती हैं, कश्मीर के डिस्प्यूट से वो कहती है हमारे मसले को हल करो। मैं आपको एक हादसा बता देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहाँ पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हज़ारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो अब आपकी राय क्या है?
देखिए, हिंदुस्तान ये कहता है ये मेरा अटूट अंग है, ये मेरा ताज है। पाकिस्तान कहता है ये मेरी शहरग। मेरा मौक़िफ़ ये है, ये फ़ैसला कश्मीरियों को करने दो एक जमहूरी तरीके से। क्या ये हिंदुस्तान का ताज है, क्या ये पाकिस्तान की शहरग है, या कश्मीरियों का है और कश्मीरी इसको आज़ाद रखना चाहते हैं? लेकिन हिंदुस्तान का ये कहना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और ये इस पर कोई डिबेट का स्कोप नहीं है। देखिए, पहले तो आप लोगों ने ही दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी कहा हाँ जी हम कश्मीरी लोगों को जमहूरी अब वो हक पुरानी बातें भूल जाइए यासीन साहब, अब नई सरकार है, नया तरीका है। देखिए, अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि अब जो यहाँ पर मोदी जी की सरकार हैं, इसमें अब बात करने को भी इजाज़त नहीं होगी, तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया बात तो हम करेंगे, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो आपकी यहाँ पर सरकार है उसने ये साफ कर दिया है कि हमारा अप्रोच बड़ा हार्ड होगा और हम इस हार्ड अप्रोच के लिए तैयार हैं। देखिए, जहां तक बात की बात है, आप जनता के सामने बैठे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे, पूरा हिंदुस्तान आपकी बात सुन रहा है और ज़रूर आपकी बात के ऊपर विचार भी करेंगे। यहाँ जो लोग हैं इनसे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, थर्ड रो में। आप फुली सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के अंडर कर दिया जाए, तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो फैसिलिटीज़ इंडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं खुद जम्मू और कश्मीर से हूँ, और अगर वहाँ पे जॉब वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स को दिया जाता है मौका, और आप किसी भी वहाँ पे गवर्नमेंट चले जाइए इंस्टीट्यूट में और मोस्टली आपको 50-60% कश्मीरी ही मिलेंगे वहाँ पे, तो तब भी आप क्या आपको वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में मिलेंगी जो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? मैं जवाब दूँ? देखिए मेरी बहन, आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम अगर आपने मेरे मुतलिक पढ़ा है, मेरी तंजीम के मुतलिक, हमारा एक वाज़िया मौक़िफ़ है, कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, हम ना पाकिस्तान के साथ ना हिंदुस्तान। बट सर आप तो मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात फिर सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। जी सर। ये हमारा मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल बिलीफ है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं, जो अभी आपने अब दूसरी बात की, कि ये कश्मीरी लोगों का हक है। वो अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं शौक़ से जाए जमहूरी तरीके से, पाकिस्तान के साथ जाना चाहे शौक़ से जाए जमहूरी तरीके, लेकिन अगर यही कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इनको ये हक देना चाहिए अगर जमहूरियत में ये फैसला करें। ये हमारा मौक़िफ़। लेकिन यासीन साहब, आपकी बातों से लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, असल में दिल पाकिस्तान के साथ है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल बिलीफ झूठा है, हर एक पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल बिलीफ है। जिस तरीके से आज जब नरेंद्र मोदी जी की यहाँ सरकार आई, क्योंकि इनका पहले से 47 से एक पॉलिटिकल बिलीफ था, इनको आज तक मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन आपने देखा इनको मेजॉरिटी मिली, ये अपनी कलर में आ गए। अब वो ये बात करते थे जो इनका पॉलिटिकल बिलीफ हैं, आज उन्हें वही सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, कहते हैं नो मर्सी। हमको सिर्फ जब वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जबान करते हैं, आपको क्यों तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ में ये है, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त जबान ही नहीं इस्तेमाल की। उन्होंने पाकिस्तान से उन्होंने तो कल भी कहा कि हमको पाकिस्तान फरीक है कश्मीर का, कश्मीरी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप MEA की कल की प्रेस ब्रीफिंग देख लीजिए, उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान फरीक है, कश्मीरी नहीं। तो मेरा ये है, इसी तरह हमारा भी एक पॉलिटिकल बिलीफ है जिसको हम प्रोपोगेट करते हैं पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी। तो किसी का पॉलिटिकल बिलीफ झूठा नहीं हो सकता है। हमारा पॉलिटिकल बिलीफ ये है कि हम आज़ादी चाहते हैं। सर मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी USA से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है, आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा?
पहले भी आपको कहा, अब भी ये मैं बात दोहराता हूँ कि जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, ये कश्मीरी लोगों की अपनी तहरीक आज़ादी। हम पाकिस्तान के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इस तहरीक में कश्मीरी लोगों की अपनी जानें गई हैं जो अभी तक जा रही। इसमें कश्मीरी लोग कुर्बानियाँ दे रहा है, और हर कश्मीरी ने इस तहरीक में सफ़र किया है, और कोई भी कौम जो फर्दन कुर्बानियां दे रही होगी, वो आपको लगता है कि वो किसी मुल्क के पास जाएगी भीख मांगने के लिए? यासीन साहब, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी से बात करके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।